अंकल जाओ गुस्से में कहता है, सिटी की हुंगा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी अभी यहाँ आई थी। वो लोग मेरे एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को पोच करने आए थे। डबल सैलरी ऑफर कर रहे थे, साथ में सोशल सिक्योरिटी और हाउसिंग फंड तक देने की बात कर रहे थे। कुछ यंग वर्कर्स तो ऑलमोस्ट टेम्पर्ड भी हो गए थे। यह सुनते ही मेरा दिल नीचे बैठ जाता है, जिस पर मैं उन टेम्प्टेड वर्कर्स के पास जाता हूँ, लेकिन मैं उन्हें डांटता नहीं हूँ। मैं सिर्फ कामली उन्हें देखता हूँ और कहता हूँ, लोग हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाते हैं। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारी वेजेस का एक एक पैसा दिया जाएगा, लेकिन जो यहाँ से जाएगा उसके लिए युंडवान होटल के डोर्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर मैं पीछे मुड़े बिना वहां से चला जाता हूँ। वे यंग वर्कर्स वहीं खड़े एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन आखिर में कोई भी नहीं जाता। शायद वो सबसे लॉयल नहीं थे, लेकिन इतने भी स्टूपिड नहीं थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि कौन सच में बिजनेस बिल्ड कर रहा है और कौन सिर्फ सैबोटाज करने आया है। अंकल जियाओ की टीम तो स्टेबलाइज हो जाती है, लेकिन उसके तुरंत बाद नई ट्रबलर सामने आने लगती हैं। अगले ही दिन मुझे कोर्ट समन्स रिसीव होता है। एक ऐसी एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, मेरे खिलाफ ल्यूजिट फाइल करती है। उनका क्लेम होता है कि मेरे कंस्ट्रक्शन का नॉइजेस और लाइट पोल्यूशन उनके प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स को सीवियरली डिसरप्ट कर रहा है और कंपेंसेशन के तौर पर 1 मिलियन येन की डिमांड की जाती है। साथ ही वो लोग डिमांड करते हैं कि मेरा होटल कंस्ट्रक्शन तुरंत हल्ट किया जाए। लेकिन सबसे मजेदार बात यह थी कि उस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस कई किलोमीटर दूर एक ऐसे वेस्टलैंड में था जहां इंसान तक नजर नहीं आता था। यह पूरी तरह ब्लेटेंटली मिलिशियस लॉसूट था, जिसका मकसद सिर्फ मुझे स्टॉल करना और मेरे फंड्स ड्रेन करना था। मेरे पास मजबूरी में लॉयर हायर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन मेरी फंड्स पहले से ही लिमिट तक स्ट्रेच्ड थीं और अब यह नया ह्यूज एक्सपेंस सामने आ चुका था। मैं हर दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सो पाता था। दिन में कंस्ट्रक्शन साइट संभालना, वर्कर्स की इमोशन सूट करना और लॉयर के साथ मीटिंग्स करना पड़ता था। वहीं रात में मुझे खुद सिटी जाकर गुड्स रीस्टॉक करने पड़ते और गैस स्टेशन का बिजनेस भी संभालना पड़ता। ये इमेंस प्रेशर मुझे ऑलमोस्ट सफोकेट करने लगता है और पहली बार मैं खुद पर डाउट करना शुरू कर देता हूँ। मेरा ओपोनेंट एक फाइनेंशियल टाइकून था, जिसके पास मैसिव कैपिटल और प्रोफेशनल टीम थी, जबकि मेरे पास सिर्फ एक छोटी टीम और अकेला करेज था। तभी स्वान का कॉल आता है। वह कहती है, एकिंग डरो मत, मुझे सब पता चल गया है। जिबो चांग के ये 3 ट्रिक्स उसकी यूजुअल टैक्टिक्स हैं और बहुत लोग इनके सामने हार चुके हैं, लेकिन तुम अभी गैस स्टेशन के बाहर जाकर देखो। यह सुनकर मैं अपने टीयर्स पहुंचता हूं और कंफ्यूजन में बाहर की तरफ चलता हूं। गैस स्टेशन के बाहर खाली जगह में दर्जनों वर्कर्स जो अभी अभी काम से लौटे थे, अपने फोन्स हाथ में लेकर एक साथ खड़े होते हैं और वो सभी उन आर्टिकल्स के नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं जो मुझे स्मेयर कर रहे थे। बॉस, फू का खाना पूरे अनिंग टाउन में सबसे चीप और क्लीन है। मैं युंडवान होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूँ। यहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड सिटी के कई बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से बेहतर हैं। जो भी रूमर्स फैला रहा है उसका मुंह तोड़ दूंगा। अगर ये होटल इलीगल है तो फिर दुनिया में कोई लीगल बिल्डिंग नहीं है। बॉस फू के पास सारे परमिट्स हैं। बॉस फू को सपोर्ट करो, उन बैक स्टैबिंग बस्टर्ड्स को नीचे गिराओ। उनकी लैंग्वेज काफी वल्गर थी, यहाँ तक कि कई कमेंट्स में स्वेयर वर्ड्स भी थे, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता था कि कौन उनके साथ अच्छा बिहेव करता है और वो उसी के लिए खड़े हो जाते हैं। यह देखकर मेरी आंखों में फिर से टीयर्स आ जाते हैं, लेकिन इस बार वजह सैडनेस नहीं बल्कि इमोशन था। उस मोमेंट में मुझे अचानक समझ आता है कि जिबो चोंग के पास पैसा है, टीम है, मीन्स हैं, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो उसके पास कभी नहीं हो सकती। मेरे पास लोगों का सपोर्ट है। मैं नाक साफ करता हूँ और आगे बढ़कर कहता हूँ, ब्रदर जंग एंड ये आप सब। जिस पर ब्रदर जंग मुझे देखकर ग्रिन करता है और कहता है, थैंक्स मत बोलो, हम बस उन बस्टर्ड्स को एक अच्छे इंसान को बुली करते हुए नहीं देख सकते। फिर दूसरा वर्कर आगे आकर कहता है, बॉस फू डरना मत, हम हजारों ब्रदर्स तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर किसी ने तुम्हारे सिर का एक बाल भी छुआ तो हम उनका पूरा नेस्ट फ्लैटन कर देंगे। उनके सिंपल लेकिन रिसोल्यूट फेसेस को देखकर मेरे दिल का कंफ्यूजन और फियर पूरी तरह डिसअपियर हो जाता है। जिस पर मैं फिर से सीधा खड़ा होता हूँ और तुरंत चाइना साउथर्न एयरलाइंस के मैनेजर चिम्मो को कॉल लगाता हूँ। फोन कनेक्ट होते ही मैं कहता हूँ, मैनेजर चेन, हेलो, मैं फुकविंग बोल रहा हूँ। मेरे बारे में जो रूमर्स फैल रहे हैं मुझे यकीन है आपने वो देख लिए होंगे, लेकिन मैं पॉइंटलेस एक्सप्लेनेशंस नहीं देना चाहता। मैं बस आपको और आपकी इवैल्यूएशन टीम को इनवाइट करना चाहता हूं कि आप कभी भी आकर मेरे होटल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं और मैं आपसे एक बेट लगाना चाहता हूं। अगर इवैल्यूएशन पास हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। बदले में कॉर्पोरेशन के पहले 3 सालों की फीस पर मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा और अगर इवैल्यूएशन फेल हुआ तो आपकी पूरी टीम का ट्रैवल एक्सपेंस मैं खुद पे करूंगा। मैं अपनी रेपुटेशन और फ्यूचर दोनों गैम्बल पर लगा रहा हूं। मेरी यह बात सुनकर चिम्मो काफी सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर वह कहता है, बॉस फू, तुम्हारे अंदर काफी गट्स हैं और मुझे गट्स वाले लोग पसंद हैं। ऐसा करते हैं, मैं 3 दिन बाद अपनी सबसे प्रोफेशनल टीम लेकर आता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूँ, इट्स अ डील। कॉल खत्म होने के बाद मैं तुरंत अंकल जव के पास जाता हूँ और कहता हूँ, अंकल जव, हमें 3 दिनों के अंदर होटल को इवैल्यूएशन टीम रिसीव करने लायक बनाना होगा। इसके बाद मैं अपनी बची हुई सारी फंड्स इस फाइनल स्प्रिंट में झोंक देता हूँ।
मैं फाइन डेकोरेशंस जैसी टाइम कंज्यूमिंग चीजों को छोड़कर सिर्फ होटल के कोर एरियाज पर फोकस करता हूं, ताकि जो हिस्से उसकी असली वैल्यू दिखाते हैं वो परफेक्टली प्रेजेंट हो सकें। मैं सब लोगों से कहता हूं, हम रेनोवेशन नहीं कर रहे, हम युद्ध लड़ रहे हैं। यह सुनते ही वर्कर्स का मोरल पूरी तरह इग्नाइट हो जाता है। फोरमैन जांग और उसके लोग तो खुद वॉलंटियर करके आते हैं। वो एयरपोर्ट पर काम खत्म करने के बाद रेस्ट तक नहीं करते और सीधे मेरे साइट पर हेल्प करने पहुंच जाते हैं, जिस पर एयरपोर्ट साइट के हजारों वर्कर्स और मेरा होटल साइट एक मैजिकल सिनर्जी क्रिएट कर देते हैं। दिन में वो एयरपोर्ट पर पसीना बहाते हैं और रात में यहाँ टेम्परेरी सर्च लाइट्स लगाकर पूरी रात काम करते रहते हैं। पूरा साइट 24 घंटे ब्राइट लाइट से जगमगा रहा होता है और मशीन्स लगातार रोअर कर रही होती हैं। ये डेस्परेट ऑल आउट एफर्ट देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। फिर जब चेन्मो की लीड वाली इवैल्यूएशन टीम आखिरकार मेरे होटल पर पहुंचती है, तो सामने का सीन देखकर वो सभी स्टंडेड रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों में इस बिल्डिंग का पूरा लुक बदल चुका था और उसका कोर एरिया पहले ही 5 स्टार होटल का प्रोटोटाइप दिखाने लगा था। इसके बाद मैं उन्हें टॉप फ्लोर व्यूइंग टेरेस पर लेकर जाता हूं, जहां कंफर्टेबल आउटडोर टेबल्स और चेयर्स पहले ही सेटअप की जा चुकी थीं। मैं उन्हें इनवाइट करते हुए कहता हूं, मैनेजर चेन प्लीज हैव अ सीट। फिर मैं सभी के लिए हॉट टी बनाता हूं और इंट्रोड्यूस करते हुए कहता हूं, फ्यूचर में यह हमारे क्लाउड होटल का एयरपोर्ट व्यूइंग एग्जीक्यूटिव लाउंज होगा। यहाँ रुकने वाला हर चाइना सदर्न एयरलाइंस क्रू मेंबर सबसे टॉप टियर व्यू और सबसे रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट एंजॉय करेगा। चिम्मो अपने हाथ में टी कप लेकर दूर बने मैसिव टर्मिनल बिल्डिंग को देखता है। उसकी आंखों में साफ शौक दिखाई दे रहा था। वहीं उसके पीछे टीम मेंबर्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर होटल के हर कॉर्नर में रिगियस टेस्ट्स कर रहे होते हैं। पूरा समय मेरा दिल गले में अटका रहता है। करीब 1 घंटे बाद जब सारे टेस्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ग्लासेस पहने टेक्निकल डायरेक्टर चिम्मो के पास आता है और उसे फ्रेशली प्रिंटेड रिपोर्ट थमाता है, जिस पर चेनमो उस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। वह बहुत स्लोली पढ़ रहा होता है और मेरी पैम्स लगातार स्वेट कर रही होती हैं। आखिरकार वह रिपोर्ट नीचे रखता है और शार्प नजरों से मुझे देखते हुए कहता है, बॉस फू, मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने मिरेकल क्रिएट किया है। चाहे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो या डिजाइन कॉन्सेप्ट, तुम्हारा होटल हमारी एक्सपेक्टेशंस से कहीं ऊपर निकला है। खासकर साउंड प्रूफिंग, इंडोर नॉइज को 40 डेसिबल से नीचे रखना काफी रिमार्केबल है। ये सुनते ही मेरा दिमाग फाइनली रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि इसी साउंड प्रूफिंग इफेक्ट के लिए हमने उन टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव फाइन डेकोरेशंस को छोड़ दिया था और अब उसे देखकर लग रहा था कि यह सैक्रिफाइस पूरी तरह वर्थ इट था। लेकिन तभी चेनमो अचानक टॉपिक बदलते हुए कहता है, हाउएवर, तुम्हारा होटल अभी सिर्फ हाफ फिनिश्ड है। कई सपोर्टिंग फैसिलिटीज अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए टेक्निकली ये अभी हमारी कोऑपरेशन कमिटमेंट मीट नहीं करता। ये सुनकर मैं डीप ब्रेथ लेता हूं और अपना बैकअप प्लान बताने ही वाला होता हूं, लेकिन तभी चिमो अचानक स्माइल कर देता है। फिर वह कहता है, लेकिन पर्सनली मैं तुम्हारे फ्यूचर को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी तुम पर गैम्बल करूंगा। इतना कहकर वह अपने ब्रीफकेस से 2 डॉक्यूमेंट्स निकालता है। पहला था होटल कोऑपरेशन लेटर ऑन फिनटेंट और दूसरा था प्राइवेट एंजल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिस पर चिमो एक्सप्लेन करते हुए कहता है, यह लेटर ऑन फिनटेंट हम अभी साइन कर सकते हैं। यह चाइना साउथर्न एयरलाइंस की ऑफिशियल स्टैंड रिप्रेजेंट करेगा और इससे तुम्हें काफी एक्सटर्नल प्रेशर रजिस्ट करने में मदद मिलेगी। फिर वह दूसरा डॉक्यूमेंट मेरी तरफ सरकाते हुए कहता है, और यह इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है, ये मेरी वाइफ के नाम से तुम्हारे होटल में 1 मिलियन का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ताकि तुम करंट डिफिकल्टीज पार करके होटल पूरी तरह कंप्लीट कर सको। मुझे तुम्हारे शेयर्स नहीं चाहिए, इसे सिर्फ लोन समझो। जब होटल प्रॉफिटेबल हो जाए तब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ वापस कर देना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझे इस तरह सपोर्ट करेगा। जिस पर मैं ट्रेम्बलिंग वॉइस में पूछता हूँ, वाई? चो धीरे से टी सिप करता है, दूर देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर अपने यंगर सेल्फ की शैडो देखता हूँ। कुछ भी ना होते हुए भी पूरी दुनिया से वॉर डिक्लेयर करने की हिम्मत। आजकल ऐसे यंग लोग बहुत कम बचे हैं और मैं तुम्हारा ड्रीम डर्टी कैपिटल के हाथों क्रेडल में ही मरते नहीं देखना चाहता। यह सुनते ही मेरी आंखें गर्म हो जाती हैं। मैं तुरंत खड़ा होकर उसे डीप बॉ करता हूं और कहता हूं, मैनेजर चैन, थैंक यू। मैं फूटिंग स्वेयर करता हूं कि मैं कभी भी आपके ट्रस्ट को बेट्रे नहीं करूंगा। उसी दोपहर अपने हाफ फिनिश्ड होटल की रूफटॉप पर खड़े होकर मैं उस $1 मिलियन एग्रीमेंट पर साइन करता हूं। लेकिन ठीक उसी मोमेंट मेरे फोन पर सुआन का मैसेज आता है। जिबो चांग ने सेकेंडरी मार्केट में हमारे बैंक शेयर्स की होस्टाइल टेकओवर शुरू कर दी है। वह मुझे फोर्सफुली स्टेप डाउन करवाना चाहता है। यह मैसेज पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे ऊपर आइस वाटर डाल दिया हो, क्योंकि मुझे साफ समझ आ जाता है कि सुआन सिर्फ मेरी वजह से टारगेट बन चुकी है। जिस पर मैं तुरंत सुआन को कॉल लगाता हूँ। फोन काफी देर तक रिंग होता रहता है, फिर आखिरकार उठता है।
सुआन बेहद एग्जॉस्टेड वॉइस में कहती है, अकिन मैं अभी मीटिंग में हूँ, जल्दी बोलो। मैं तुरंत पूछता हूँ, तुम कैसी हो? लेकिन सुआन बीच में ही इंटरप्ट करते हुए फेक रिलैक्स्ड टोन में कहती है, मैं ठीक हूँ, ये बिजनेस वर्ल्ड के नॉर्मल गेम्स हैं, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी, बस तुम अपना होटल कंप्लीट करो, वही मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट होगी। जिबो चोंग जैसे लोग प्रॉफिट को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो यह प्रूव करेगा कि मेरा इनिशियल जजमेंट सही था। तब बैंक बोर्ड के वो ओल्ड गीजर्स कुछ नहीं बोल पाएंगे। मैं समझ रहा था कि वह सिर्फ मुझे कंफर्ट कर रही है। असल में जिबो चोंग अपनी मैसिव कैपिटल से पूरे बैंक पर प्रेशर डाल रहा था ताकि वो लोग सुआन को सैक्रिफाइस कर दें, क्योंकि उसी ने मेरा लोन अप्रूव किया था। मैं फोन पर धीरे से कहता हूँ, सुआन आई एम सॉरी। फोन के दूसरी तरफ वो कुछ पल के लिए चुप रहती है, जिस पर फिर मुझे दिलासा देते हुए कहती है, हम दोस्त हैं, मैंने तुम्हारी मदद किसी इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं बल्कि ट्रस्ट की वजह से की है। इतना ज्यादा मत सोचो, बस प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। याद रखना, अगर तुम जीते तो हम सब जीतेंगे। यह कहकर वो बोलती है, अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। जिसके बाद मैं फोन काट देता हूँ। उसके ट्रस्ट भरे शब्द मेरे दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह असर कर रहे थे। मैं हार नहीं सकता था, सिर्फ अपने होटल की वजह से नहीं बल्कि सुआंग के फ्यूचर और चिन के ट्रस्ट की वजह से भी। इसके बाद मैं वापस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता हूं, जहां अंकल जियाओ और बाकी वर्कर्स बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो मुझे देखते हैं, सब चिंता भरे अंदाज में पूछते हैं, चाइना साउथर्न एयरलाइंस वालों ने क्या कहा? जिस पर मैं अपने सारे इमोशंस छुपाकर चेहरे पर मुस्कान लाता हूं और कहता हूं, वो लोग काफी सेटिस्फाइड हैं, वो हमारे साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने वाले हैं। यह सुनते ही पूरी साइट पर खुशी की आवाजें गूंजने लगती हैं। पिछले कई दिनों की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। मैं उनके सीधे साधे और ईमानदार मुस्कानों को देखता हूं, जिस पर उसी वक्त अनाउंस करता हूं कि जितने वर्कर्स ने ओवरटाइम करके काम पूरा किया है उन सबको इस महीने डबल पे मिलेगा, और एयरपोर्ट स्टाफ जिन्होंने हमारी मदद की उन्हें 1000 यूएन बोनस दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन चेनमो मेरे अकाउंट में पूरे 1 मिलियन यूएन ट्रांसफर कर देती है, जिसके साथ ही चाइना साउथर्न एयरलाइंस के लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से स्टैम्प्ड लेटर ऑफ इंटेंट की स्कैन कॉपी भी भेज दी जाती है। अब चाइना साउथर्न एयरलाइंस के ऑफिशियल एंडोर्समेंट के बाद मिस्टीरियस बैकग्राउंड और इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली सारी अफवाहें अपने आप टूटने लगती हैं। इसके बाद मैं चो को कॉल करता हूं और कहता हूं, डायरेक्टर क्विन, मैं एयरपोर्ट कमांड सेंटर के नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करना चाहता हूं। जिस पर चो कुछ देर के लिए चुप पड़ जाता है और पूछता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में? मैं तुरंत उसे समझाता हूं, क्लाउड होटल की ऑफिशियल अनवेलिंग के बारे में और एयरपोर्ट व चाइना सदर्न एयरलाइंस के साथ हमारी ट्राइपार्टाइट पार्टनरशिप के फ्यूचर के बारे में। मैं चाहता हूं कि सिटी और प्रोविंस के सभी बड़े मीडिया रिपोर्टर्स वहां मौजूद रहें। इससे होटल की पूरी कहानी सबके सामने क्लियर हो जाएगी और चाइना साउथर्न एयरलाइंस के साथ हुए एग्रीमेंट और सारे लीगल प्रोसीजर्स भी पब्लिक के सामने आ जाएंगे। यह सुनकर टिंगो तुरंत मेरी इंटेंशन समझ जाता है और कहता है, तुम उनके मोमेंटम को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो और पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह पलटना चाहते हो। जिस पर मैं एक एक शब्द साफ तरीके से बोलता हूं, हाँ, अब मैं उनसे हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहता। जब वो मुझे फेमस बनाना ही चाहते हैं तो फिर मैं पूरी तरह फेमस बनूंगा। फोन के दूसरी तरफ चिंगशो काफी देर तक सोचता रहता है, क्योंकि यह उसके लिए भी एक रिस्क था। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ गलत हो जाता तो जिम्मेदारी उसे भी उठानी पड़ती। आखिरकार वो फैसला लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। एयरपोर्ट को तुम्हारे जैसे पार्टनर की जरूरत है और अनिंग टाउन के डेवलपमेंट को भी ऐसी वाइटैलिटी चाहिए। मैं रिपोर्टर्स को कांटेक्ट कर देता हूं। एयरपोर्ट कमांड सेंटर का कॉन्फ्रेंस रूम अब से 3 दिन बाद के लिए फिक्स है। फुकविंग, चलो मिलकर एक शानदार टर्न अराउंड बैटल लड़ते हैं। इसके बाद देखते ही देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। चिंशो की कनेक्शंस काफी स्ट्रांग थीं। उसने सिटी के लगभग सभी बड़े मीडिया हाउसेस को इनवाइट कर लिया था। सुबह ठीक 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली शुरू होती है, जिस पर मैं गहरी सांस लेकर पोडियम तक जाता हूं और बोलना शुरू करता हूं। मीडिया के दोस्तों, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, आप सभी को हेलो। मेरा नाम फ्यूइन है और मैं क्लाउड होटल का फाउंडर हूं। मुझे पता है कि हाल के दिनों में मेरे और इस होटल को लेकर ऑनलाइन काफी रूमर्स फैलाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मिस्टीरियस हूं, कुछ कहते हैं कि मेरे फंड्स का सोर्स अननोन है, और कुछ लोग इस बिल्डिंग को एयरपोर्ट के पास बना कैंसर तक कहते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, इनमें से कुछ भी सच नहीं है। मैं बस अनिंग टाउन का एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत पहले गुजर गए थे और मेरे लिए ये पुराना घर छोड़ गए थे। जब पूरा टाउन डेमोलिश हो रहा था और सिर्फ मेरा घर रेड लाइन के बाहर बचा था, तब मैंने ना रोया और ना शिकायत की। मुझे बस ऐसा लगा कि फेट ने मुझे यहाँ किसी रीजन की वजह से छोड़ा है। इसके बाद मैं आगे कहता हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स की छोड़ी हुई सारी इनहेरिटेंस निकाल दी, फिर बैंक से 3 लाख का लोन लिया और समहाउ 5 लाख येन स्टार्टअप कैपिटल जुटाया, जिसके बाद मैंने इस पुराने घर को तोड़कर दोबारा बनाया। मैं इसे एक अबैंडन्ड हाउस से बदलकर ऐसा होटल बनाना चाहता था जो नए एयरपोर्ट को सर्व कर सके। मैंने इसका नाम क्लाउड रखा क्योंकि मैं चाहता था कि यह किसी एयरप्लेन की तरह क्लाउड्स और ऊंचे फ्यूचर की तरफ सोयर करे। मेरी आवाज पूरी तरह काम रहती है। मैं
मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा था, बल्कि बस सच्चाई बता रहा था। एक ऐसे यंग मैन की कहानी जो अपनी ताकत से अपना घर बचाना चाहता था और अपने ड्रीम्स को चेस कर रहा था। धीरे धीरे पूरा वेन्यू शांत होने लगता है। कई रिपोर्टर्स अपने पेन नीचे रख देते हैं और चुपचाप मेरी बात सुनने लगते हैं। मैं आगे कहता हूं, मेरी फंडिंग का हर पेनी पूरी तरह क्लीन है। जिसने मुझे लोन दिया वो बैंक फ्रेंड आज सिर्फ अपनी प्रोफेशनलिज्म और इंटीग्रिटी की वजह से फॉल्स एक्सेशन झेल रही है। ये कहते हुए मैं ऑडियंस में बैठी सुआन की तरफ देखता हूं। वो एक कोने में बैठी थी और उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। फिर मैं कहता हूं, मेरे कंस्ट्रक्शन का हर कदम लीगल और कंप्लाइंट रहा है। जिस पर एयरपोर्ट हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर चिन, जिन्होंने प्रोजेक्ट क्वालिटी सुपरवाइज की थी, मेरी तरफ सिर हिलाते हैं। उनकी आंखों में एनकरेजमेंट साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैं बोलता हूं, और मेरा फ्यूचर किसी ट्यूमर की तरह नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही चाइना साउथर्न एयरलाइंस की मैनेजर चिन मो के साथ प्रिलिमिनरी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच चुका हूं। यह कहते हुए मैं पीछे लगे बैकड्रॉप और दीवार पर टंगे लेटर ऑफ इंटेंट की तरफ इशारा करता हूं। फ्यूचर में यह जगह चाइना साउथर्न एयरलाइंस क्रू मेंबर्स के लिए सबसे वार्म हेवन बनेगी। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, पूरा वेन्यू अचानक हंगामे से भर जाता है। चाइना साउथर्न एयरलाइंस के साथ ऑफिशियल पार्टनरशिप यह आज की सबसे बड़ी खबर थी। उस डॉक्यूमेंट के सामने सारे डाउट्स फीके और कमजोर लगने लगे थे। इसके बाद मैं फ्रंट रो में बैठे अंकल जाओ और फोरमैन जंग की तरफ इशारा करके साफ शब्दों में कहता हूं, हो सकता है मेरे पास कोई बड़ा बैकग्राउंड या बैकिंग ना हो, लेकिन मेरे पास अपने होम टाउन के लिए कुछ करने का दिल जरूर है। मुझे सपोर्ट करती है यह जमीन जिससे मैं प्यार करता हूं, वो लीडर्स जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो पार्टनर्स जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और वो वर्कर्स जो मेरे साथ खून और पसीना बहा रहे हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस Q&A सब सेशन में एंटर करती है। तभी एक मेल रिपोर्टर खड़ा होकर तेज आवाज में पूछता है, मिस्टर फू, आपने अभी कहा कि आपकी बैंक फ्रेंड को आपकी वजह से सप्रेस किया जा रहा है। जहां तक मुझे पता है, हाल ही में हायू कैपिटल नाम की कंपनी आपकी फ्रेंड के बैंक पर होस्टाइल टेकओवर कर रही है, और ऑनलाइन आपको बदनाम करने वाले सेल्फ मीडिया अकाउंट्स के पीछे भी हायू कैपिटल का शैडो दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि यह सब आपको टारगेट करने वाला मैलिशियस कमर्शियल एक्ट है? यह सुनते ही पूरे वेन्यू की नजरें मुझ पर टिक जाती हैं, जिस पर मैं कुछ पल चुप रहता हूं, फिर साफ आवाज में जवाब देता हूं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो वैल्यू देखते हैं और उसे क्रिएट और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ लूटना और डिस्ट्रॉय करना जानते हैं ताकि आखिर में सब कुछ खुद ले सकें। हम क्रिएटर्स का हमेशा वेलकम करेंगे, लेकिन उन ग्रीडी प्लंडरर्स के लिए हमारे दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। फिर मैं आगे कहता हूं, मुझे यकीन है कि सूरज की रोशनी के नीचे हर स्कीम और हर ट्रिक एक दिन जरूर सामने आएगी। जैसे ही मैं यह बात खत्म करता हूं, पूरा वेन्यू जोरदार तालियों से गूंज उठता है। उसी दोपहर क्लाउड होटल की खबर सिटी के सभी मेजर मीडिया फ्रंट पेजेस पर छा जाती है। अब मेरी इमेज किसी कंट्रोवर्शियल नेल हाउस ओनर की नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी एंटरप्रेन्योरियल पायनियर की बन चुकी थी। एक ऐसा इंडिपेंडेंट, टफ और आउटस्टैंडिंग यंग मैन जिसने अनफेयर फेट और कैपिटल के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के सिर्फ दूसरे दिन ही नई मुसीबत आ जाती है। सुबह सुबह सेक्रेटरी जब भागते हुए मेरे पास आता है और चिल्लाकर कहता है, एकिंग बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जिस पर मैं तुरंत पूछता हूं, क्या हुआ? वो घबराकर कहता है, होटल का वाटर सप्लाई कट कर दिया गया है। यह सुनते ही मेरा दिल बैठ जाता है। मैं तुरंत पूछता हूं, क्या हुआ? हमने वाटर बिल टाइम पर पे नहीं किया था क्या? जिस पर अंकल जाओ तुरंत जवाब देता है, किया था, लेकिन टाउन वाटर प्लांट वालों का कहना है कि हमारे एरिया की मेन पाइपलाइन रिपेयर के लिए 1 हफ्ते तक बंद रहेगी। यह लोकल बुलीज का सबसे कॉमन डर्टी ट्रिक था। बिना पानी के होटल का फाइनल रेनोवेशन वर्क पूरी तरह रुक जाता, और उससे भी बुरी बात, हमारा बिजनेस नॉर्मली ऑपरेट ही नहीं कर पाता। मैं तुरंत अंकल चिन के बारे में सोचता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कॉल करता, तभी एक अनएक्सपेक्टेड आदमी मेरे दरवाजे पर आ पहुंचता है। वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम वोंग व्यू है। मैं पहले होंगू ग्रुप का चेयरमैन हुआ करता था। होंगू ग्रुप, ये नाम मुझे थोड़ा फेमिलियर लगता है। शायद ये सिटी की कभी बहुत फेमस रियल एस्टेट कंपनी थी, लेकिन मैंने सुना था कि कुछ साल पहले कैपिटल चेन टूटने की वजह से यह ओवरनाइट बैंकक्रप्ट हो गई थी। जिस पर वी गो मुझे बेहद कॉम्प्लेक्स नजरों से देखता है और कहता है, मैं आज यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। हायू कैपिटल का बॉस जिसने तुम्हें इस हालत तक पहुंचाया है, जिरबोचोंग, वही आदमी है जिसने बिल्कुल इसी तरीके से मुझे भी बर्बाद किया था। यह सुनते ही मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि मेरे सामने खड़ा आदमी कोई एनिमी नहीं, बल्कि मेरा नेचुरल एलाय है। जिस पर मैं क्यूरियोसिटी के साथ पूछता हूँ, चेयरमैन वोंग, आखिर हुआ क्या था? जिसके बाद वो दर्द भरी यादों में खो जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को डेवलप कर रहा था। मैंने अपनी पूरी नेटवर्थ उसमें लगा दी थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, तभी जीबी सामने आया। फिर वो किसी सेवर की तरह दिखावा करते हुए आया और 30% से भी कम कीमत पर मेरे सारे शेयर्स और लगभग तैयार प्रोजेक्ट को खरीद लिया।
देखते ही देखते मैं बिलियनियर से कर्ज में डूबा हुआ एक गरीब आदमी बन गया। वुआ की कहानी और जो कुछ मैं अभी फेस कर रहा था, दोनों में खतरनाक समानता थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका एंडिंग कहीं ज्यादा ट्रैजिक था। इसके बाद वुआ अपने ब्रीफ केस से डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा बंडल निकालता है और कहता है, मैं इतने सालों से उसके क्राइम्स के एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ। जिबॉक बहुत रूथलेस आदमी है, लेकिन उतना ही ओवर कॉन्फिडेंट भी। उसके कई शेडी डील्स के ट्रेस अभी भी मौजूद हैं। ये सब ओवरसीज शेल कंपनीज के जरिए किए गए थे। उसे लगा कि कोई कभी पता नहीं लगा पाएगा, लेकिन जो इंसान इतने सालों से उसके लिए यह सब ऑपरेट कर रहा था, वो असल में मेरा प्लांटेड इनसाइडर था। यह कहते हुए वो एक एक डॉक्यूमेंट मेरी तरफ बढ़ाता है। ये उसके टैक्स इवेजन के एविडेंस हैं, यह इलीगल एसेट ट्रांसफर के प्रूफ हैं, और यह ब्रेबरी के रिकॉर्ड्स। इनमें से कोई एक भी उसे खत्म करने के लिए काफी है। मैं उन डॉक्यूमेंट्स को देखता हूं जिस पर मेरी सांसें भारी होने लगती हैं। ये सिर्फ पेपर्स नहीं थे, यह साफ तौर पर एक ऐसी हंटिंग राइफल थी जो सीधे जिबो चोंग को खत्म कर सकती थी। जिस पर मैं उत्सुकता से पूछता हूँ, चेयरमैन वोंग, अगर आपके पास इतना सब कुछ था तो आपने उसे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? यह सुनकर वो कड़वी मुस्कान देता है और सिर हिलाते हुए कह रहा है, कोई फायदा नहीं, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जिबो की कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हैं। मेरे जैसा बैंकरप्ट बूढ़ा आदमी कोई वेव क्रिएट नहीं कर सकता। ये सारे मटेरियल्स हर बार सबमिट करने के बाद गायब हो जाते थे। इसके बाद वो सिर उठाकर मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखों में आग जल रही थी। वो कहता है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, चाइना साउथर्न एयरलाइंस का बैकिंग है, तुम्हारे पास वो अटेंशन और इन्फ्लुएंस है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे हाथों में ये बस स्क्रैप आयरन है, लेकिन तुम्हारे हाथों में यही चीज ड्रैगन का सिर काट सकती है। ये सुनते ही मेरे हाथ हल्के कांपते हैं। जब मैं उन भारी डॉक्यूमेंट्स को पकड़ता हूँ, मुझे समझ आ जाता है वह यहाँ मुझसे मदद मांगने नहीं आया था। वो अपने रिवेंज की उम्मीद मुझे सौंपने आया था। उसी वक्त टीनो का कॉल आता है। फोन पर वो कहता है, मुझे वाटर शट ऑफ के बारे में पता चल गया है। मैंने अभी सिटी लीडर्स को इन्फॉर्म किया है और मेयर इस बात पर फ्यूरियस है। वो खुद इस मैटर को देख रहा है। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वाटर और पावर दोनों वापस नॉर्मल हो जाएंगे। और एक और बात, म्यूनिसिपल डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन टीम पहले ही अनिंग टाउन पहुंच चुकी है। सबसे पहले वो जोंग डेटियन को समन करने वाले हैं। मेरे हाथों में डॉक्यूमेंट्स थे और कानों में चिंगू की आवाज गूंज रही थी, जिस पर मेरे अंदर इमोशंस का अजीब मिक्स बनने लगता है। मुझे पता चल चुका था कि अब काउंटर अटैक का समय आ गया है। मैं सिर उठाकर बेहद फर्म नजरों से सामने देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ, यह ब्लेड मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, जस्टिस चाहे देर से आए, लेकिन कभी एब्सेंट नहीं होगा। डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन टीम के अनिंग टाउन पहुंचने की खबर वाटर शट ऑफ नोटिस से भी ज्यादा तेजी से फैल जाती है। जंग डेटियन को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, जहां पूरे 5 घंटे तक उससे इंटरोगेशन किया जाता है। जब वो बाहर निकलता है, तब उसका पहले वाला एरोगेंट ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड पूरी तरह गायब हो चुका था। और ठीक आधे घंटे बाद मेरी कंस्ट्रक्शन साइट के फैसेट्स से दोबारा साफ पानी बहने लगता है। उस रात मैं खुद को ऑफिस में बंद कर लेता हूँ और वोंग वयो द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को बार बार ध्यान से पढ़ता हूँ। जिबो चोंग के क्राइम्स मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शॉकिंग थे। टैक्स इवेजन, इलीगल एसेट ट्रांसफर, ब्राइबरी, हर एक क्राइम उसे लाइफ टाइम प्रिजन भेजने के लिए काफी था। लेकिन मैं जानता था कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स डिसिप्लिनरी कमेटी को सौंप देना काफी नहीं होगा। गिबोज की फाउंडेशन बहुत डीप थी और उसका नेटवर्क बहुत कॉम्प्लेक्स। मुझे ऐसा तरीका इस्तेमाल करना था जिससे उसे पूरी तरह नेल डाउन किया जा सके और उसके पास बच निकलने का कोई मौका न रहे। जिस पर मैं तुरंत सुआन को कॉल करता हूँ और कहता हूँ, सुआन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसी एब्सोल्युटली रिलायबल और इन्फ्लुएंशियल प्रोविंशियल मीडिया आउटलेट से कांटेक्ट करवाओ। यह सुनते ही सुआन मेरी इंटेंशन समझ जाती है और पूछती है, तुम इसे डिटोनेट करना चाहते हो? मैं खिड़की से बाहर जंग डकियन की ऑफिस बिल्डिंग को देखता हूँ, जो रात के अंधेरे में पूरी तरह पिच ब्लैक दिखाई दे रही थी। जिस पर मैं जवाब देता हूँ, नहीं, मैं उसे ट्रायल पर चढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद सुआन मुझे बताती है, प्रोविंशियल टीवी स्टेशन के फोकस ट्रैकिंग प्रोग्राम का एक प्रोड्यूसर मेरा कॉलेज सीनियर है। वो बहुत अपराइट इंसान है और कैपिटल मार्केट की शेडी डील्स से सबसे ज्यादा नफरत करता है। उनका प्रोग्राम पूरे प्रोविंस का हाईएस्ट रेटेड इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री शो है। जिस पर भी वो लोग टारगेट करते हैं, उसका या तो करियर खत्म हो जाता है या जिंदगी बर्बाद। यह सुनकर मुझे यकीन हो जाता है कि यही सही इंसान है। इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स के उस बड़े बंडल में से एक पेपर निकालता हूँ। उसमें साफ रिकॉर्ड था कि जिबो चांग ओवरसीज शेल कंपनीज के जरिए स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेट करके इलीगल प्रॉफिट्स कमा रहा था। लेकिन मैं अपने सारे कार्ड्स एक साथ रिवील नहीं करता, क्योंकि जिबो चांग जैसे ओल्ड फॉक्स को खत्म करने के लिए उसकी डिस्गाइज को ऑनियन की तरह लेयर बाय लेयर पील करना जरूरी था, ताकि वो एंडलेस टॉर्मेंट और फियर फील कर सके। फिर मैं एनक्रिप्टेड ईमेल के जरिए सारी इंफॉर्मेशन फोकस ट्रैकिंग प्रोग्राम को भेज देता हूं। मैं अपना नाम रिवील नहीं करता और ईमेल के आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखता हूं, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। 2 दिन बाद प्रोविंशियल टीवी स्टेशन का फोकस ट्रैकिंग प्रोग्राम टाइम पर एयर होता है। इस एपिसोड का टाइटल था हाईली इम्पैक्ट 10 बिलियन कैपिटल कॉन्स्पिरेसी, जिबोज हिडन वेल्थ एम्पायर। डिटेल्ड डेटा और अनोनिमस एक्सपर्ट इंटरव्यूज के जरिए प्रोग्राम मेरी दी हुई एविडेंस को केयरफुली एक्सपोज करता है और पूरे प्रोविंस के मिलियंस व्यूअर्स के सामने सारी सच्चाई
खोल कर रख देता है। होस्ट ठंडी आवाज में सवाल करता है, हमारा कैपिटल मार्केट कुछ लोगों के लिए लॉलेस एटीएम क्यों बन चुका है? हमारा रेगुलेटरी सिस्टम ऐसे इलीगल एक्ट्स पर आंखें क्यों बंद किए बैठा है? यह सुनते ही मुझे समझ आ जाता है कि जिबो चान का डूमसडे शुरू हो चुका है। उसी रात हायू कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट एंग्री इन्वेस्टर्स की ट्रैफिक की वजह से क्रैश हो जाती है। अगले दिन मार्केट खुलते ही हायू कैपिटल का स्टॉक लिमिट डाउन हिट कर देता है। सेल ऑर्डर्स की इतनी बड़ी वॉल खड़ी हो जाती है कि किसी के लिए एस्केप करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जिबो का फोन लगातार बजने लगता है। कोई सवाल पूछ रहा था, कोई गालियां दे रहा था, तो कोई इन्वेस्टमेंट वापस मांग रहा था। लोग उसके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने लगते हैं। उसका सालों से बनाया हुआ कमर्शियल एम्पायर सिर्फ एक छोटे से वीकेंड के बाद कोलैप्स होने के साइंस दिखाने लगता है। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा झटका अनिंग टाउन के झूंग डेटियन की तरफ से आता है। आइसोलेशन के तीसरे दिन आखिरकार वो प्रेशर सहने नहीं पाता और जिबो चोंग का नाम उगल देता है। वो कन्फेस करता है कि कैसे उसने जिबो चोंग के साथ मिलकर मेरी जमीन हड़पने की प्लानिंग की थी, कितनी ब्राइज ली थी और उसके लिए कितने डर्टी डीड्स किए थे, जिस पर इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत अन्निंग एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड तक पहुंच जाती है, जिसे उसने जिबोचन के छोटे भाई के साथ मिलकर खोला था। आखिरकार जुंगेन को ऑफिशियली जुडिशियल अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाता है। उस रात काम जल्दी खत्म हो गया था। सारे वर्कर्स अपने डॉर्म्स में वापस जा चुके थे, लेकिन क्योंकि मुझे नई डेकोरेशन मटेरियल्स की बैच चेक करनी थी, इसलिए मैं ऑफिस में बैठकर अकाउंट्स देख रहा था। अंकल जाओ मेरी चिंता की वजह से मेरे साथ रुक जाता है। वो बाहर हो रही तेज बारिश को देखकर चिंतित आवाज में कहता है, आएंग, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। मुझे भी अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है और नाइट ड्यूटी वाला सिक्योरिटी गार्ड डर के मारे अंदर भागते हुए आता है। वो चीख कर कहता है, बॉस जाओ, कैप्टन जाओ, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हथियार लेकर कुछ लोग अंदर घुस आए हैं। वो सामने जो भी आ रहा है सब तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। यह सुनते ही अंकल जाओ तुरंत खड़ा हो जाता है। वो कोने में रखी शवेल उठाता है और गुस्से में चिल्लाता है, इनकी इतनी हिम्मत, ये लोग मौत को बुला रहे हैं। यह देखकर मेरा दिल डूब जाता है, लेकिन मैं खुद को जल्दी काम कर लेता हूँ। फिर मैं अंकल जाओ से कहता हूँ, पुलिस को कॉल करो। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड कांपती आवाज में कहता है, बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने सारे फोन्स तोड़ दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पूरी कंस्ट्रक्शन साइट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। यह सुनते ही मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि इस बार जी बोजान पूरी तरह सीरियस हो चुका है। ये कोई स्ट्रीट थग्स नहीं थे, बल्कि प्रोफेशनल गन्स थे। उनका मकसद मैक्सिमम डैमेज करना था और सबसे बड़ा सेफ्टी इंसिडेंट क्रिएट करना था। अगर कंस्ट्रक्शन साइट डिस्ट्रॉय हो जाती या किसी की जान चली जाती तो मेरा होटल प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाता। जिस पर मैं तुरंत फैसला लेते हुए कहता हूँ, अंकल जफ, कुछ लोगों को लेकर मेन गेट गार्ड करो। उनसे सीधी फाइट मत करना, बस उन्हें स्टॉल करना। यह सुनकर अंकल जब पूछता है, आर्टिंग और तुम? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, मैं हेल्प लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ, जहां होटल बिल्डिंग की तरफ से लगातार स्मशिंग की आवाजें और आरोगेंट गालियां सुनाई दे रही थीं। एक दर्जन से भी ज्यादा काले साए हाथों में माचेटेज और आयरन पाइप्स लेकर पागलों की तरह सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहे थे। मैंने जो ग्लास कर्टेन वॉल अभी हाल ही में इंस्टॉल करवाई थी, वो भी उनकी मार से चकनाचूर हो रही थी। तभी अचानक मेरे पीछे से ब्लिंडिंग हेडलाइट्स चमकती हैं और एक बिना नंबर वाली ब्लैक वैन पूरी स्पीड में सीधे मेरी तरफ दौड़ती चली आती है। वो लोग मुझे कुचल देना चाहते थे। उस पल मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड फोरमैन जंग साइड से छलांग लगाकर मुझे जोर से धक्का देता है और चिल्लाता है, बॉस भागो। जिस पर उसका शरीर किसी फटे हुए बोरे की तरह हवा में उछल जाता है। लेकिन वैन एक पल के लिए भी नहीं रुकती और स्पीड बढ़ाते हुए अंधेरी बारिश भरी रात में गायब हो जाती है। यह देखकर मैं बारिश के बीच पूरी ताकत से चीखता हूं और लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ भागता हूं। ब्रोदर जंग। वो कमजोर नजरों से मेरी तरफ देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान बनी हुई थी। वो धीमी आवाज में कहता है, जल्दी जाओ। मेरे आंसू बारिश में मिल जाते हैं और मेरी नजरें धुंधली होने लगती हैं। जिस पर मैं कांपती आवाज में कहता हूं, मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो अंकल एक्स और बाकी लोगों का क्या होगा? अगर मैं वहां से भाग जाता तो ब्रदर जंग का बहाया हुआ खून बेकार चला जाता। उसी पल मेरे दिल की गहराई से एक ऐसा गुस्सा और मर्डरर इंटेंट उठता है जैसा मैंने पहले कभी फील नहीं किया था। मैं सिर उठाकर उन थग्स को देखता हूं जो अभी भी होटल में तोड़फोड़ कर रहे थे। मेरी आंखें अंटार्कटिक आइस की तरह ठंडी हो चुकी थीं। इसके बाद मैं अपनी कार की तरफ नहीं जाता, बल्कि मुड़कर कंस्ट्रक्शन साइट के कोने में खड़े आइडल बुलडोजर की तरफ दौड़ पड़ता हूं। बॉस जंग ने पहले मुझे इस स्टील मॉन्स्टर को चलाना सिखाया था। मैं उसे स्टार्ट करता हूं, जिसके साथ ही वह स्टील बीस्ट बारिश भरी रात में जाग उठता है और डीफेनिंग रोअर निकालता है। यह सुनते ही सारे थग्स डरकर रुक जाते हैं। फिर मैं बुलडोजर को धीरे धीरे लेकिन अनस्टॉपेबल कोर्सिशन के साथ उनकी तरफ बढ़ाना शुरू करता हूं। एक थग डर के मारे चिल्लाता है, पाए के पागल है ये गन है, ये आदमी पूरी तरह मैडमैन है। जिस पर सबकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग डर के मारे चारों तरफ भागने लगते हैं।
लेकिन मैं उनका पीछा नहीं करता। तभी अचानक रेड और ब्लू लाइट्स चमकाती हुई एक दर्जन से ज्यादा पुलिस कार्स बारिश को चीरते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में घुस आती हैं। पहली कार से चिंगो और सुआन तेजी से नीचे उतरते हैं। वो बॉस जेंग को खून में लथपथ पड़े देखते हैं, चारों तरफ फैला हुआ डिस्ट्रक्शन देखते हैं और फिर बुलडोजर के केबिन में बैठे मुझे देखते हैं, जिस पर सुआन भागते हुए बुलडोजर के पास आती है और कांपती आवाज में कहती है, एंग तुम ठीक हो ना, जल्दी नीचे आओ। मैं ऊंच केबिन से कूदता हूँ और भारी आवाज के साथ सीधे उसके आर्म्स में गिर जाता हूँ। फिर टूटती आवाज में कहता हूँ, सुआन। वो लोग मुझे मार नहीं पाए। यह सुनकर सुआन मुझे कसकर पकड़ लेती है और भावुक होकर कहती है, मुझे पता है, अब सब ठीक है, सब खत्म हो गया। लेकिन मैं जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आज की रात के बाद यह मेरे और जिब्बो जंग के बीच मौत तक चलने वाली लड़ाई बन चुकी थी। बॉस जंग को सिटी के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भेजा जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसका लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी।